तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उनके लिए भाजपा की तरफ लौटना, उनके निजी स्वाभिमान जिद को छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक दृष्टि से वाजिब फैसला होगा उनके लिए, मैं बोल रहा हूं। क्योंकि यदि वो यहां नहीं लौटेंगे तो उनके पास कोई जमीन नहीं बची। राजनीति में इस समय नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारे विकल्प हैं। लोगों की यह गलत फहमी है कि केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हट जाने सरकार गिर जाएगी। कदापि नहीं गिरी। प्रिया सुले जी का वो तेवर नहीं है जो शरद पवार जी का तेवर था, न उनके अंदर वो राजनीतिक चतुरता है जो अजित पवार के अंदर है। यानी ये बात किसी के लिए जेंडर बायस लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाई और बहन का जो अंतर होता है कि भाई हर जगह लीड कर लेता है, समाज में जो परंपरा में रहा, वो अंतर सुप्रिया सुले और अजित पवार का दिख जाता है। इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस एनसीपी है, इनका तो स्वाभाविक गठबंधन है, लेकिन उसमें जो शिवसेना शामिल होती है वो अस्वाभाविक और बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन तब बना था जब चुनाव हो चुका था, सरकार बनाने के लिए बना था। दिल्ली चुनाव में के बीच महाराष्ट्र से भी उथल-पुथल की खबर आ रही है। वहीं दिल्ली में शरद पवार जी ने भी अपना मोर्चा खोला है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो आदमी या जो लोग जो है दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं एनसीपी के साथ, जो है उनकी 11 को बैठक होगी दिल्ली उनके कार्यालय में। हो सकता है कि शरद पवार जी भी जो है दिल्ली में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएं, दिल्ली में भी अपनी किस्मत आजमाएं। हालांकि इससे किसका कितना फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, सभी जानते हैं। बावजूद इसके एक खबर ये भी आ रही है, महाराष्ट्र से छनकर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार जी ने अपना मन बना लिया है कि वो एनडीए के साथ चले जाएं। और ये भी खबर है कि उद्धव ठाकरे भी एनडीए गठबंधन में मोदी जी के साथ जाने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसमें अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हुआ है, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी सियासी उठा-पटक की खबर क्यों आ रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ मैं। मैं हूँ उमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं पंकज त्रिपाठी जी। लॉजिकल इंडियन चलाते हैं अपना यूट्यूब चैनल, वहाँ भी इस चर्चा को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है और इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है। इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है? चलते हैं सीधे पंकज जी के पास और जानते हैं कि आखिर ये सियासी उठापटक को वो कैसे देखते हैं। नमस्कार पंकज जी। जी नमस्कार। अभी सूत्रों के हवाले से ही खबर है। जी हाँ, सूत्रों के ही हवाले से है, लेकिन नेताओं की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। आप एक चीज को महसूस करिएगा तो फिर नेताओं को समझना आसान हो जाएगा कि यूपी और बिहार में कांग्रेस और भाजपा, इन दो पार्टियों को अगर आप देखेंगे, और इन दो पार्टियों के माध्यम से मैं सभी पार्टियों को दिखाऊंगा, तो सभी श्रोताओं से, दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इन दो पार्टियों को केवल उदाहरण के रूप में लें। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से और बिहार में आरजेडी से चुनाव हारती है 1989 में, यानी जब दोनों जनता दल थे। लेकिन उसी समय भाजपा का धर्म के नाम पर उदय होता है, बसपा का यहां उदय हो जाता है, वहां रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी का उदय हो जाता है, कांग्रेस एकदम खत्म हो जाती है। तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी हो जाती है? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी उन पार्टियों के पीछे खड़ी हो जाती हैं जो उस समय सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस पार्टी ने इनको हराया उसी के पीछे खड़े हैं? इसके पीछे होता है कैडर की राजनीतिक जरूरत। कोई भी बड़ी पार्टी जो लगातार सत्ता में रही हो, या कोई भी ऐसी पार्टी जो सत्ता में रही हो, वो सत्ता से दूर बहुत देर तक नहीं रह पाएगी। सत्ता से बहुत देर तक दूर रखेंगे तो उसका कैडर खत्म हो जाएगा। उसमें आज जो नेता जुड़े हैं उनके अपने बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं। मैं इसमें उदाहरण दे रहा हूं, जैसे नगीना से जब सांसद का चुनाव जीत गए चंद्रशेखर जी, तो अब इनके समर्थकों से इनसे उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि ये पार्टी सत्ता में रही है कांग्रेस, तो इसलिए इसके समर्थकों की उम्मीदें, इसके विधायक जो बने हुए हैं वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो काम नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए सत्ता के साथ मिलते हैं। अब हम चलते हैं
महाराष्ट्र में बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी एक पार्टी है शिवसेना, और मैं जिस शिवसेना की बात कर रहा हूं वह शिवसेना है जिसमें इसके दोनों धड़े एक साथ थे। मैं पुरानी शिवसेना की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, दोनों ही उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। संपूर्ण हिंदुत्व की ऊर्जा वहां बाला साहब ठाकरे के पीछे लगाई जाती थी, तब वो बहुत बड़े दिखाई देते थे। जब किसी कारण से मतभेद हुआ और शिवसेना और भाजपा अलग अलग हो गई, तो क्योंकि केंद्र में भाजपा थी, उसकी शक्तियों का प्रयोग करके भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे को हाईजैक कर दिया, यानी कि शिवसेना से वो मुद्दा ले लिया, और शिवसेना इसी बीच चली गई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और भाजपा ही वास्तव में दो स्वाभाविक, दो विरोधी विचारधाराएं, जो चरम विरोधी विचारधाराएं, वो यही दोनों। और जब आप एक विचारधारा के स्वाभाविक मित्र थे, वहां छोड़ करके चले गए कांग्रेस के साथ, तो जाहिर सी बात है कि उस विचारधारा के समर्थक आपको छोड़ देंगे। तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की इस समय है, इसीलिए इसमें बगावत हुई और शिंदे अलग निकल गए। और आज जब विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो उसमें पूरे महाराष्ट्र में शिंदे के साथ बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी बड़ी पोस्टर लगवाए गए थे, और उसके जरिए संदेश दिया गया कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे जी हैं। और इसका जनता पर असर भी पड़ा, क्योंकि इनका हमेशा वही वोटर था जो कांग्रेस के खिलाफ रहता था। अब आते हैं इनकी जरूरत। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगर बात करें, तो उनके लिए भाजपा की तरफ लौटना, उनके निजी स्वाभिमान जिद को छोड़ दिया जाए, तो राजनीतिक दृष्टि से वाजिब फैसला होगा उनके लिए। मैं बोल रहा हूं क्योंकि यदि वो यहां नहीं लौटेंगे तो उनके पास कोई जमीन नहीं बचेगी। उनकी हालत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत हुई है, या बिहार में जो कांग्रेस की हालत हुई है, उस तरह की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हिंदुत्व के कट्टर समर्थक होंगे वो चले जाएंगे भाजपा के साथ, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के समर्थक होंगे वो चले जाएंगे शिवसेना शिंदे के साथ, और जो संविधानवादी होंगे वो चले जाएंगे कांग्रेस के साथ, जो लोकल मराठा खोजेंगे वो जाएंगे एनसीपी के साथ। उनके साथ उनका अब अलग से वोट बैंक क्या बचेगा? जो उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत तौर से चाहने वाले, या बाला साहब की ब्लड लाइन को वारिस मानने वाले राजनीतिक, वही लोग बचेंगे। उनकी संख्या इतनी कम होगी कि ये नहीं बचेंगे, और इसलिए इन पर देर सवेर एक दबाव आएगा कि आप भाजपा में शामिल होंगे। अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे के लिए समस्या यह है कि इनका अमित शाह और नरेंद्र मोदी से एक व्यक्तिगत ईगो टकराव, ईगो क्लैश है। लेकिन ईगो क्लैश जो है राजनीति में बहुत देर तक जो देखता है वो कहीं का नहीं रह जाता। मुलायम सिंह यादव जी जो बहुत सफल माने गए हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो कोई ईगो रखते ही नहीं थे। उनके जीते जी अखिलेश यादव जी को उन्होंने छूट दी, जाइए मायावती जी को मना के लाइए, जुड़े जाइए। तो नेता अगर ईगो बहुत देर तक पालेगा तो फिर वो कमजोर पड़ जाएगा, उसके ईगो का फायदा उठा लेगी दूसरी पार्टी। तो ये राजनीतिक बुद्धिमत्ता होगी उद्धव ठाकरे की कि वो अपने ईगो को छोड़ेंगे और बीजेपी की तरफ जाएंगे। इसके पीछे फैक्टर क्या बनेगा जो उनको इंड्यूस करेगा वहां जाने के लिए? वो है महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह, यानी केंद्र दोनों जगह का 5 साल तक की सरकारों का निश्चित हो जाता है। ये दोनों ही जगह अब उनको सत्ता में भागीदारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो भाजपा की तरफ न जाए। तो क्या भाजपा उनको अपनी तरफ ले सकती है? जी हाँ, उनके पास 9 सांसद हैं और सांसदों की मोदी जी की जरूरत है। तो यही एक ऐसा पॉइंट आएगा, और मोदी कभी ईगो नहीं रखते। मोदी जी, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये लोग एक तरह के नेता हैं। ये लोग ईगो नहीं रखते, किसी से राजनीति में झगड़ा नहीं रखते। ये दीदी हमारे लिए कपड़े भेजती हैं, ममता जी को ऐसे भी कह दिए, ममता जी साथ नहीं आई तो कह दिए दीदी वो दीदी। नीतीश जी पर अभी जिस समय नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और महिलाओं वाला बयान परिवार नियोजन पर बोले थे, उस पर तुरंत प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, और कितनी ओछी टिप्पणी की थी नीतीश जी पर, कैसे लोग कैसे मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, और कुछ ही दिन बाद उनको समर्थन देकर के अपनी पार्टी से गठबंधन कर ले। तो ये बड़े नेता इस तरह के काम करते हैं। उद्धव ठाकरे जी एक व्यक्ति के तौर पर ज्यादा सोचते हैं, नेता के तौर पर कम सोचते हैं, लेकिन राजनीति में सोचना पड़ेगा, और ये मौका उनको नरेंद्र मोदी ही दे देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये जान रहे हैं कि ये आदमी ईगो वाला है, थोड़ा सा ईगो, इसका ईगो शांत कर दिया जाए तो जुड़ जाएगा। तो आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी ही ये मौका देंगे
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, उद्धव ठाकरे को कोई ऐसा सम्मानजनक व्यवहार दिखा देंगे, कहीं बात बोल देंगे कि वो उसके बाद उनके लिए रास्ते खुल जाए, जिससे कि दिल्ली की सत्ता मजबूत की जा सके। और दिल्ली में एक और भी जरूरत है नरेंद्र मोदी को, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है। और ये भाजपा का, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं समझ रहा हूं कि 370 से भी बड़ा एजेंडा है, राम मंदिर से बड़ा एजेंडा है। और इस एजेंडा में संख्या की बड़ी लड़ाई है। तो एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे एकदम अब राजनीतिक रूप से नीचे जा चुके हैं, दूसरी तरफ उनके लिए ईगो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस ईगो को कैसे शांत किया जाता है? तारीफ कर दी जाए, सम्मान दे दिया जाए, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी ये कुछ सुनाई देगा कि हो सकता है कभी फडणवीस जी चले जाए हालचाल पूछने, या कहीं कोई बात उनके लिए कर दी जाए, या कोई कार्यक्रम करके उनको विशेष तौर से बुला दिया जाए, जिससे कि शिवसेना के 9 सांसद इनके साथ मौके पर खड़े रहे। तो ये जो सूचना है इसमें यही होना है, क्योंकि ये लोग साथ में चुनाव लड़कर देख लिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस एनसीपी है, इनका तो स्वाभाविक गठबंधन है, लेकिन उसमें जो शिवसेना शामिल होती है वो अस्वाभाविक और बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन तब बना था जब चुनाव हो चुका था, सरकार बनाने के लिए बना था। सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन होते हैं वो बेमेल होने के बावजूद भी चल जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन कई बार बना, लेकिन सत्ता से निकल के आ जाने के बाद ये गठबंधन नहीं चल पाते। जैसे दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चलाया जाए, नहीं चल पाएगा, एकदम एक दूसरे के दुर विरोधी विचारधारा है। तो उस समय जब गठबंधन बना था, उस समय ये लोग सरकार बनाने के लिए गठबंधन बनाए थे, और बाद में लोकसभा चुनाव आ गया और झगड़ा चल रही थी क्योंकि शिवसेना में फूट पड़ गई थी, तो ईगो क्लैश था, इस नाते वो लोकसभा चुनाव तक चला। लोकसभा चुनाव में सीटें ज्यादा आ गई, इस नाते विधानसभा चुनाव तक चला। लेकिन ये विधानसभा चुनाव में जो झटका लग गया, जिसके बाद ये गठबंधन नहीं बचेगा, जो राजनीतिक अनुमान है। 2 कारण इसमें आए। पहला कारण ये है जो शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की तरफ से है कि इनकी जमीन खिसकती चली जाएगी विचारधारा के कारण से, और दूसरा कारण आएगा बीजेपी की तरफ से कि ये चाहेंगे कि इनको मौका देख करके अपनी तरफ कर लें, जिससे कि इनके 9 सांसद का समर्थन उनको मिल जाए। अच्छा, अब इस समय उद्धव ठाकरे को कुछ देने की जरूरत नहीं, केवल एक सम्मान दे दें तो उनके 9 सांसद इनकी तरफ है, सिर्फ उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बंट चुका है सब में। बिल्कुल। और उनको कंट्रोल करने के लिए भाजपा को कुछ करना ही नहीं है, उनको कंट्रोल करने के लिए एकनाथ शिंदे ही काफी है। इससे एकनाथ शिंदे भी बैलेंस्ड रहेंगे, इससे अजित पवार भी संतुलन में रहेंगे। ये रह गई एक बात। अब इसी फार्मूले को जब आप आगे लाइन को खींचेंगे, जो दिख रहा है, और ये मैं उसी समय से कह रहा हूं, जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो गया था और तमाम राजनीतिक पंडित लोग, खासकर अपने को पत्रकार बताने वाले विश्लेषक लोग, रात दिन ये चैनल चलाते थे, वीडियो चलाते थे कि अब सरकार वहां नहीं बन पाएगी बीजेपी की, अब एकनाथ शिंदे आ गए इधर, अब अजित पवार आ गए। मैं रोज रोज कहता था ये संभव नहीं है। तो उसी लाइन पर मैं आगे लेकर चल रहा हूं। क्यों संभव नहीं है? मैं ये कहता था कि अगर अजित पवार हटेंगे, शिंदे हटेंगे, फौरन गुलदस्ता लेकर अमित शाह जी पहुंच जाएंगे उद्धव ठाकरे के यहां और तत्काल जुड़ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी नहीं जुड़ना चाहेंगे, उनके परिवार के लोग बगावत करके उनको मना लेंगे कि नहीं आप जुड़ जाइए। परिवार के लोग का मतलब उनके सांसद, विधायक, पार्षद और परिवार के लोग। अब सरकार तो बन गई और शिवसेना हटेगी इंडिया गठबंधन से, अजित पवार ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, तो एनसीपी कितनी बची? आधी की जगह चौथाई बची। चौथाई क्यों? क्योंकि जब शिवसेना भी विरोध में खड़ी थी तो लग रहा था कि हिंदुत्व का वोट कटेगा और कमजोर हो जाएंगे, और एनसीपी के साथ अजित पवार थे तो शरद पवार मजबूत दिखते थे। अब अजित पवार जा चुके हैं उस तरफ, अब फुल फ्लेज जा चुके हैं, अब उन पर कोई ठप्पा भी नहीं लगा सकता। विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। और इधर जो है राजनीति में अगर देखा जाए तो सुप्रिया सुले जी का वो तेवर नहीं है जो शरद पवार जी का तेवर था, न उनके अंदर वो राजनीतिक चतुरता है जो अजित पवार के अंदर है। यानी ये बात किसी के लिए जेंडर बायस लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाई और बहन का जो अंतर होता है कि भाई हर जगह लीड कर लेता है, समाज में जो परंपरा में रहा, वो अंतर सुप्रिया सुले और अजित पवार का दिख जाता है। सुप्रिया सुले जी भले चुनाव में उनकी पत्नी को हरा दी अजित पवार को, लेकिन वो बहन के रूप में रहती है, भाई कहीं आगे बढ़ता तो ठीक है, ऐसे दिखता है उनका रूप।
और ये चीज शरद पवार को भी दिख रही है। अगले 5 साल के लिए दोनों जगह की सरकारें फिक्स है। 5 साल बाद क्या होगा पता नहीं। तो कोई भी नेता, खासकर जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर जा रहा हो, जो मुलायम सिंह यादव जी जैसे स्वभाव का हो, जो शरद पवार हो, वो नहीं चाहेगा कि अपने परिवार को, अपने अगले वारिस को वो राजनीतिक उथल पुथल में, झंझावात में जूझने के लिए छोड़े। मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 के चुनाव में सबसे पहले घोषणा कर दी थी कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद के शक्ल में वो बात कह दी थी। तो उसी तरह से शरद पवार जी को ही पता है कि अगला 5 साल का समय अब उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से बहुत लंबा है। बिल्कुल। तो इसलिए जो खबरें आ रही हैं वो यूं ही नहीं है। वो खबरें दे करके फिर नेता इसलिए पलटते हैं ताकि जनता का प्रभाव देखते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि सरकार बनाने की न तो दिल्ली में जरूरत है, न वहां पे जरूरत है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले समर्थन तब किया था जब 370 हटाने की बात आई थी। उस समय सरकार इनकी आरजेडी के साथ चल रही थी। इन्होंने कहा नहीं, क्या जरूरत है, 370 हट जाए तो ठीक ही तो है, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो उसी तरह से शरद पवार जी अलग रहेंगे, लेकिन कह देंगे वन नेशन वन इलेक्शन में दिक्कत क्या है। और क्षेत्रीय पार्टियां बना करके हासिल क्या हुआ है, शरद पवार जी 1998-99 से अलग है। आज तक मध्य महाराष्ट्र में क्या हो पाया। तो क्षेत्रीय पार्टियों पर भी बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ रही है। ऐसे में वो अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता तलाशेंगे कि उनका अस्तित्व भी बचा रहे और सरकार में कहीं ना कहीं पैठ अच्छे से रहे। जी जी। तो अगर देखा जाए, क्या ये आंकड़ों का खेल नहीं है? एक तरह से देखा जाए, अगर बिहार से या नीतीश कुमार जी अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। उस गैप को फिल करने के लिए जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे ही सही, एक बार ये नहीं, धीरे धीरे सही एकजुट करके वो संख्या बल पूरा कर लिया जाए कि अगर विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा में चुनाव में अगर नीतीश कुमार जी थोड़ी सी भी इधर उधर करते हैं तो कहें ठीक है भाई, आप अलग रहिए, हम अपनी सरकार बनाएंगे। या नीतीश कुमार अमर को जी मेरी बात सुनने में कुछ जी अमर जी मेरी बात सुनने में कुछ लोगों को अटपटी लगेगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, यूपीए 2 सरकार जो चली थी मनमोहन सिंह जी की, वो महज 206 सांसद वाली कांग्रेस थी। इस समय भाजपा के पास 240 सांसद हैं। नरसिम्हा राव जी की गठबंधन की सरकार को छोड़ दें तो शेष जितनी गठबंधन की सरकार रही हैं, उनमें जो सबसे बड़ा दल रहा है, जिसकी सरकार रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 बार सरकार रही हो और मनमोहन सिंह जी की 2 बार रही, क्योंकि जो बीपी सिंह चंद्रशेखर जी और देवगौड़ा और गुजराल जी की थी वो छोटे दल की सरकार थी। जो बड़े दल की सरकार में उसकी बात कर रहा हूं, तो बड़े दल में तुलनात्मक रूप से अटल जी की भाजपा और मनमोहन सिंह जी के दोनों कार्यकाल की कांग्रेस की सीटों की तुलना में नरेंद्र मोदी की भाजपा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। 240 सीट है इनके पास। अटल जी के पास 240 सीट नहीं थी बीजेपी में, न मनमोहन सिंह जी के पास 206 से ज्यादा कभी सीट थी। तो पहले तो ये कहना कि सरकार कमजोर है, ये राजनीति को न जानने जैसा है या 32 सीटों का बहाना बनाने जैसा है। मैं राजनीति को जो जानता हूं, जिस तरह से ये असंभव है कि ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की लीडर बन जाए और भारत में स्वीकार हो जाएंगे, भारत भर में नहीं स्वीकार हो सकती, संयोजक बन जाए, आयोजक बन जाए, परामर्शदाता हो जाए, वो ठीक है, उनके चेहरे पर राजस्थान में नहीं वोट मिलेगा। ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी के लिए यह बिल्कुल संभव है कि कल जब नरेंद्र मोदी की सरकार गिरे तो अपने सांसदों से कह दें वॉकआउट कर जाओ, या अपने सांसदों से कह दें समर्थन कर दो, या यहां तक कि वो सरकार में शामिल हो जाए। दिक्कत क्या है भाई, उनको कुल मिला के बंगाल में राजनीति करनी है। तो नरेंद्र मोदी सरकार को अगर अपने कब्जे में कर लेंगी वो इन लोगों के हटने से, तो बंगाल में जो भाजपा एक्टिव रोल कर रही है कम करेगी, रुक जाएगी। ये राजनीति में इस समय नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारे विकल्प हैं।
लोगों की ये गलतफहमी है कि केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हट जाने से सरकार गिर जाएगी। कदापि नहीं गिरेगी। ये सरकार बहुत अच्छे से स्थिर है, इसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अन्यथा ये नीतीश कुमार पर इतना दबाव क्यों डालती? नीतीश कुमार पर मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बात मैं पहले वाले वीडियो में कहा था बिहार वाले राजनीति पर, कि संभव है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ही ढकेल कर भेजेगी इंडिया गठबंधन में, कि आप जाइए वहां से चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव लड़ने के बाद सरकार जब बनानी होगी तो अब तो तेजस्वी की सरकार बन नहीं पाएगी। अगर नीतीश जी चले जाए इंडिया गठबंधन में तो जो सीटें बढ़ जाएगी आरजेडी जेडीयू में, फिर आरजेडी की कांग्रेस के अपने दम पर सरकार बन नहीं सकती और फिर जेडीयू के पास विकल्प मिल जाएगा। या नीतीश जी भी ये खेला कर लें कि थोड़ा सीटें बढ़ा के फिर तो दोनों को हम करेंगे बार्गेन। इस राजनीति में क्योंकि ये नेता भाजपा को छोड़कर जो अपने मुद्दे को लेकर एकदम क्लियर है और कोई पार्टी अपने मुद्दे को लेकर क्लियर नहीं है और सारी पार्टियां किसी भी तरह से सरकार में आना चाहती हैं और अब इनकी सरकार से दूरी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये किसी भी तरह से आ जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नंबर गैप को पाटने के लिए इनके पास ममता बनर्जी भी है। अभी कोई ये ना सोचे कि ममता बनर्जी वॉकआउट करके समर्थन नहीं कर लेंगे। ममता बनर्जी जी वॉकआउट केवल कर जाएंगी तो ये दोनों लोग समर्थन वापस मिल लेंगे, तभी सरकार बच जाएगी। अखिलेश जी वॉकआउट कर जाए तो बहुत तरह से राजनीति में एक दूसरे का समर्थन होता है, क्योंकि अभी फुल फ्लेज सरकार नरेंद्र मोदी को की दिख रही है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे का अपना कारण जो है मैंने बताया, और शरद पवार जी के परिवार का जब राजनीति अलग हो गई है तो अब आप सोचिए कि शरद पवार जी कमजोर दिख गए। इसके पहले क्या था, एक बार अजीत पवार जी इनका समर्थन लिए बिना, अनुमति लिए बिना ही फडणवीस जी के साथ उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए। एक दो दिन के बाद उनको इस्तीफा देकर हटना पड़ा। जब वो इस्तीफा देकर हटे तो उससे यह साबित हुआ था कि शरद पवार स्ट्रांगर देन अजीत पवार, कि शरद पवार जो है पार्टी में अजीत पवार से मजबूत। फिर एक बार की स्थिति ऐसी आई कि अजीत पवार पार्टी तोड़कर मिल गए, तो लगा कि अजीत पवार कमजोर हैं, शरद पवार जी मजबूत हैं। लेकिन क्योंकि अजीत पवार नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, तो स्पीकर का और गवर्नर का लाभ ले लिया और वहां पे चले गए, क्योंकि लोकसभा में अजीत पवार जी पीछे रह गए थे, शरद पवार जी आगे थे। तो लोकसभा चुनाव 2024 तक यही लगा कि शरद पवार जी बड़े नेता हैं, अजीत पवार जी इसलिए केवल अलग रह पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ केंद्र सरकार का पूरा समर्थन। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें जिस तरह से एनसीपी महज 10 सीटों पर सिमट गई, उससे अब आम जनता में संदेश चला गया कि शरद पवार और अजीत पवार में अजीत पवार बहुत भारी है। और उम्र का एक बहुत बड़ा फर्क होता है, मानव जीवन में जीवन ही उम्र से। तो शरद पवार जी चाहे जितने भी बड़े नेता रहे हो, भाई अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी की बात न मान करके जब पार्टी तोड़े हैं तो 200 के आसपास सांसद उनके साथ क्यों चले गए? उम्र देख कर कि ये आदमी लंबे समय तक रहेगा, हमको उसके साथ रहना, ये बहुत बड़ा असर होता है। मैं चाहूंगा कि शरद पवार जी सतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहे, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा ना। प्रकृति और समाज ये दोनों जानता सच्चाई क्या है। तो अजीत पवार जी दिनों दिन मजबूत होंगे पार्टी में, एनसीपी के दोनों खेमों। और इस नाते शरद पवार पर दबाव बनेगा उनके अपने ही सांसदों का कि आप उधर चले जाइए, जिससे कि उन सांसदों को भी सत्ता में जाने का मौका मिले। हम आप सभी लोग जानते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ा सांसद विधायक होता है और जो विपक्ष में होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है राजनीतिक शक्ति में, राजनीतिक प्राधिकार जो उसका होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी विधायक या सांसद बनने के बाद चाहता है कि सत्ता के साथ हम रहें, तो 5 साल तक दोनों सरकारों में उसकी सत्ता रहेगी। इस नाते ऐसा दबाव पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे का भी मैंने कारण बताया, शरद पवार का भी कारण बताया, और यही बातें हैं नीचे पीछे भीतर खाने से। इसीलिए नीतीश कुमार को कोई बहुत तवज्जो भाजपा नहीं दे रही। नीतीश कुमार को केवल तभी भाजपा तवज्जो देने के लिए विवश हो जाएगी जब तेजस्वी और राहुल जी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। ये था हमारा महाराष्ट्र विशेष। धुआं ऐसे ही नहीं उठा है, कहीं चिंगारी भी जरूर होगी। गाहे बगाहे देर सवेर हो सकता है शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी एनडीए में शामिल हो जाएं।
देर सवेर की बात कह रहा हूं मैं, अभी तत्कालीन कारण यही दिख रहा है, या हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में ही ऐसी खबरें आ जाएं, लेकिन अफवाह तो जरूर है, खबरें तो जरूर है। देखना हम लोग को बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किस मोड़ पर आकर मिल रहे हैं, इन लोग का जुड़ाव कैसे हो रहा है, और फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति कैसी रहेगी, कितनी मजबूत रह पाएगी इंडिया गठबंधन, या इंडिया गठबंधन टूट जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।